Okay, so बच्चा बॉडी वी विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट चैप्टर विच इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि क्या क्या कवर करना है. तो सेल बेसिकली होता क्या है. ओके, व्हाट इज बेसिकली अ सेल. सेल हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट, हम पढ़ चुके हैं. इट इज द, अरे यार, व्हाट इज बेसिकली अ सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर भी है और फंक्शनल भी है. जैसे आप समझो, किसी बिल्डिंग में आप अगर किसी ब्रिक को लेते हो, तो ये जो ब्रिक है ये सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर है और फंक्शन भी है ना. ठीक है, आपका ब्रिक का शेप और साइज अगर ऐसा है, तो आपके बिल्डिंग का शेप और साइज भी ऐसा ही होगा. ऐसा नहीं कि बिल्डिंग ऐसे ऐसे बने, है ना, ऐसे ऐसे बने, ऐसा नहीं होगा. Just because the building is made up of bricks, it will have a similar shape, size and structure to that of a smallest unit which is basically of a brick. ठीक है, तो हमारे बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के सारे स्ट्रक्चर को और फंक्शन को डिफाइन करते हैं. तो सेल क्या है भाई साहब? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारे अंदर जो सेल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को भी कैरी करता है, फंक्शन को भी. ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और इन सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं. जैसे समझ लो ये सेल अगर है तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. ठीक है, देन यू हैव बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, प्लांट सेल अलग होता है. जैसे प्लांट सेल में आपका ये हो गया वैक्यूल. ठीक है, एम्प्टी स्पेस है ये बेसिकली. ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका सेल वॉल. अलग अलग सेल्स के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इन सेल्स को हम किसके अंदर देखते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर. So who was the first person to have developed a microscope? It was Robert Hooke. इसलिए हम इसको हुक्स माइक्रोस्कोप भी बोलेंगे. ठीक है, बहुत सारे लेंसेज का एडजस्टमेंट करके हम किसी छोटे से सेल को उसका एक बड़ा वर्जन देखते हैं, विच इज ऑलमोस्ट मे बी 100 टाइम्स मोर देन व्हाट इट इज. ठीक है, तो समझो आपने कभी ना कभी तो ब्लड टेस्ट कराया रहेगा. आप इधर ध्यान देंगे, आपने कभी ना कभी तो ब्लड टेस्ट कराया रहेगा. तो ये ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड लिया जाता है और उसको पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको पूरे सेल्स को स्टडी की जाती है. तो इसके अंदर आपके WBC बढ़ गए हैं या RBC में कोई प्रॉब्लम है, ये सब कुछ चेक हो जाता है. ठीक है, आपके यूरिन के सैंपल्स भी लिए जाते हैं, तो इसको भी भाई साहब ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर में टेस्ट किया जाता है. काफी सारी बीमारियां आपके इस माइक्रोस्कोप में पकड़ी जाती हैं. प्लस हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी इसके अंदर करते हैं. ठीक है, तो सेल्स की स्टडी होती है माइक्रोस्कोप से. माइक्रोस्कोप में अलग अलग वर्जन आते हैं. अभी तो आजकल आपका बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप, देयर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है. लेकिन पहले मैनुअल माइक्रोस्कोप होते थे, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता था, तब जाकर आप किसी सेल को इसके नीचे देख पाएंगे. इट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था दैट इज बेसिकली अ सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, आज की तारीख में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया है, या जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ गया है. तो उसको और भी ज्यादा हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. ठीक है, ओके. तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. जैसे आपका एक टावर है, देखो दिस इज बेसिकली अ टावर. ओके, मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, देन वी हैव बिल्डिंग्स. तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे, दे लुक वेरी डिफरेंट टू फ्रॉम ईच अदर. ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये ह्यूमन मेड मॉन्यूमेंट्स हैं, बट अपेरेंटली दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से काफी भिन्न दिखते हैं. ठीक है, क्यों? ठीक है, दे डिफर इन शेप एंड साइज एज वेल, बट डू दे हैव एनी कॉमन प्रॉपर्टीज? क्या इनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टीज हैं? ठीक है, सो आंसर इज यस, दे ऑल आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ये सब के सब ब्रिक्स से बने हैं. यहां पे जिस ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है उसका शेप और स्ट्रक्चर अलग होगा. यहां पे जिस ब्रिक का इस्तेमाल हुआ है उसका शेप और स्ट्रक्चर अलग होगा. तो दे ऑल आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ठीक है, सो ये सारे ब्रिक्स से बने हैं. ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो ब्रिक्स आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है. इसी तरह से एनिमल्स का बॉडी का शेप, साइज और फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन सबके सब सेल से बने हुए थे. प्लांट्स के भी. ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट, ऑल द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव डिफरेंट बॉडी शेप्स एंड साइजेस. However, they are made up of one fundamental unit which is common to all, which is basically cells. ठीक है, so जिस तरह से बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, लेकिन दे ऑल आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इसी तरह से हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं इनके बॉडी शेप, साइजेस और स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, बट दे ऑल आर मेड अप ऑफ वन कॉमन थिंग विच इज बेसिकली सेल. ठीक है, क्लियर है? ओके. सिमिलरली देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ. बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं भाई साहब अर्थ में. दे ऑल्सो डिफर इन साइज एंड शेप,
बट दे आर ऑल मेड अप ऑफ द सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स, सबके सब सेम बिल्डिंग ब्लॉक से बने हुए हैं, ठीक है। एंड दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नोन एज सेल्स, ठीक है। सो दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नोन एज सेल। सो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, इसको लिख लीजिए, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। कौन एब्सेंट है आज? आरबी और कल आया था यशराज? नहीं ना? ठीक है। तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, सो हाउ डू वी डिफाइन अ सेल? सेल इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फटाफट से लिख लीजिए इसको भाई साहब। सेल इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सारे लिविंग बींग्स में सेल्स होंगे, ठीक है। इट इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन लिविंग। डिस्कवरी ऑफ सेल्स इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क बार्क ऑफ अ ट्री। आपके अभी तो आपने कॉर्क नहीं दिखा होगा। कॉर्क इज समथिंग लाइक दिस। पहले जो बॉटल्स होते थे ना, मेडिसिन के बॉटल्स वगैरह, ठीक है, ये ऐसे मेडिसिन का बॉटल होता है जिसमें आपका एक कॉर्क होता है, ऐसा कॉर्क, ठीक है। ये बेसिकली ट्री बार्क से बना हुआ होता था, ठीक है। अभी तो नहीं होता है, लेकिन पहले जो कांच के बॉटल होते थे, मेडिसिन के बॉटल्स, या आपके केमिस्ट्री के लैब में भी आप जो लिक्विड्स रखते थे उनको ऐसे कॉर्क के बॉटल से क्लोज करके रखते थे। तो दीज वर नोन एज कॉर्क बॉटल्स। दीज कॉर्क्स वर मेड अप ऑफ बार्क ऑफ ट्रीज। बार्क ऑफ ट्रीज से बनते थे, वुडन होते थे ये, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एक थिन स्लाइस लिया इसको और इसको आपके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। सो ऑब्वियसली द कॉर्क सेल वाज वंस अ पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। और उनको बहुत सारी चीजें दिखी। तो द कॉर्क सेल वाज वंस अ पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। ओके, सो इसमें से अंडर अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व दिस। तो एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में इन्होंने ऑब्जर्व किया। सो दिस इज हाउ द सेल एक्चुअली लुक। तो मतलब यहाँ पे ऐसे घर बने हुए थे, कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है। देयर वर सेपरेट कंपार्टमेंट्स, ठीक है, ऐसे सेल्स। दीज वेर एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, ऐसे एम्प्टी कंपार्टमेंट्स दिखे उनको। जेल में भी हम बोलते हैं इज सेल, सेल्यूलर जेल बोलते हैं ना। तो ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, जेल में भी हम सेल्स बना कर रखते हैं। कैदियों को कैसे रखते हैं? सेल्स में रखते हैं। तो वहां से ये नाम आया सेल, ठीक है। ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, ठीक है, तो इसी से नाम आया सेल। एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, दे वेर एम्प्टी कंपार्टमेंट्स विच रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम। हनीकॉम अगर आप देखोगे तो हनीकॉम मतलब मधुमक्खी का छत्ता। उसका भी अगर आपने देखा रहेगा, अगर कोई सूखा हुआ मधुमक्खी का छत्ता होगा तो उसमें भी ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखेंगे आपको। तो व्हेन ही ऑब्जर्व दीज सेल्स, इट रिजेंबल्ड द सेल्स ऑफ द हनीकॉम, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम। ओके, he labeled them as cells। इन्होंने भाई साहब लेबलिंग की सेल्स। इन लैटिन सेल्स मींस स्मॉल रूम्स। तो ये स्मॉल रूम्स होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया यूनिसेल्युलर और एक हो गया मल्टी सेल्युलर। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, यूनि मींस सिंगल सेल और मल्टी मींस बहुत सारे सेल से बना हुआ, ठीक है। यूनि मींस सिंगल, मल्टी मींस मेनी सेल्स। तो मेड ऑफ सिंगल सेल एंड दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल। सारे फंक्शंस जो हैं वो कौन कैरी आउट करता है? एक सिंगल सेल कैरी आउट करता है, ठीक है। तुम लोग की बुक्स मिल गई हैं?
तो अभी बुक से पढ़ना चालू करो पैसा। वैसे भी बुक ना मिलना कोई चैलेंज नहीं था। तुम अगर ई बाल भारती के साइट पे जाओगे तो सारे बुक्स वहां से डाउनलोड होते हैं। लेकिन पढ़े कौन, हम इतना मेहनत क्यों करें, है ना। कितनी सारी चीजें हैं इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए, उसमें अपन ने इंटरनेट वेस्ट कर दिया तो। ओके। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय स्टेट बोर्ड। आज की तारीख में कोई भी अगर बोलता है ना कि अरे बुक्स नहीं मिला इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की, वो फालतू के जोक मार रहा है। सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे आराम से, ठीक है। ओके। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल। Many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts. ठीक है। तो आपके बहुत सारे सेल्स ग्रुप टुगेदर। एलआरटी में ही जो यहाँ पे बाहर एक अवनीत यादव का पोस्टर लगा हुआ है, वो एलआरटी का 12th का टॉपर था और उसने 11th और 12th दोनों साल कोविड में मेरे पास ही पढ़ा था ऑनलाइन में। ठीक है। आज की तारीख में वो ही इज बेसिकली डूइंग मेडिकल फ्रॉम येल्ला मेडिकल। तो वो डॉक्टर बन जाएगा और 2 सालों में खत्म हो जाएगा। बट आई रिमेम्बर बाकी सारे स्टूडेंट्स मेरे को फोन कर रहे थे, सर किताबें कहाँ से मिलेंगी, ये है वो है, वी आर नॉट गेटिंग बुक्स, ये वो। ये बंदा भाई साहब जैसे ही कोविड आया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने और बाकी सब ने भी अपना बुक सब अपलोड कर दिया। तो वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहिए ना भाई साहब, आपको चेंज होना पड़ेगा। एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपको चेंज होना पड़ेगा। दुकान नहीं खुले, बुक्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप भाई साहब वैसे पढ़िए। इस बंदे ने 2 साल तक एक भी पैसे का बुक नहीं खरीदा था, बट ही was still an LRT topper with an approximate of 97% मार्क्स। आप ये बोल सकते हैं अरे भाई मतलब कोविड के टाइम पे फायदा हुआ इसका, नहीं। लेकिन 97% भी कितने लोग पहुंचे। So the entire he passed out with 97% marks. He was a topper in LRT in science stream, and right now he is pursuing his medical career in Yella Medical. ठीक है। मामला आपके बुक्स का नहीं है, मामला आपके पढ़ाई का है। आपको अगर इच्छा है पढ़ाई करने की तो काफी सोर्सेज अवेलेबल है। बाकी लोग भाई साहब बहाना धर के बैठे रहे, हमारी बुक्स आएंगी तो हम पढ़ाई चालू करेंगे। बुक्स मिल ही नहीं रही है, बार बार मेरे को कॉल कर रहे हैं, सर बुक्स कहाँ से मिले। मेरा कोई जान पहचान का था तो मैंने उसको फोन किया, इनका नंबर दिया तो बुक्स घर पे डिलीवरी हुई। लेकिन उतना जो टाइम में आपने पढ़ाई नहीं की तो वो तो आपको लॉस हो गया ना। ही वॉज कॉन्स्टेंटली रीडिंग थ्रू दीज बुक्स। So it is all about your mindset, how you actually grab the opportunity and turn it towards yourself. अगर आप किसी चीज में प्रॉब्लम देख रहे हैं तो वो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेगा। जो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं उसी प्रॉब्लम में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू स्टे अहेड इन द गेम, टू स्टे अहेड इन द गेम। जब इसको 97% मिला था तो मुझे याद है सिर्फ 3 लोगों को ही पूरे कॉलेज में 90 के ऊपर मिला था। बाकी पूरा कॉलेज भाई साहब ऑलमोस्ट 70 से 80 के बीच में था। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 लोगों ने बराबर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, बराबर टाइम पे ये गेम में बने रहे। दे वर अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है। सो हाउ यू स्टे अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल इज एब्सोल्युटली योर लुकआउट। Many cells group together in a single body and assume different functions in it from various body parts. ठीक है। तो इसका क्या आप मल्टी सेल्यूलर हैं? यस। क्या एक प्लांट या एक क्रॉप या एक वेजिटेबल या एक ट्री आर दीज मल्टी सेल्यूलर? यस दे आर। ऑल एनिमल्स विच आर बेसिकली बिग साइज्ड एनिमल्स, वो सब के सब मल्टी सेल्यूलर है। हाँ, स्मॉल एनिमल्स जैसे अमोइबा हो गया, द एनिमल्स विच यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज, फॉर विच यू विल हैव टू डेफिनेटली यूज अ माइक्रोस्कोप। these are basically animals which are most probably unicellular। ठीक है। बाकी सारे एनिमल्स आपको मल्टी सेल्यूलर ही मिलेंगे। ठीक है। ओके। तो एग्जाम्पल, शाल्मीडोमोनस इज अ यूनिसेल्यूलर एनिमल एंड अमोइबा इज अ यूनिसेल्यूलर, पैरामोशियम इज यूनिसेल्यूलर। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर यूनिसेल्यूलर। ठीक है। सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टीसेल्यूलर। तो कुछ फंगाई, ठीक है, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टीसेल्यूलर। ठीक है। सेल थियरी, डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज, ये वाला लिख लीजिए सिर्फ, डिवीजन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स हैं दे आर बेसिकली क्लासिफाइड एज यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर।
डन है भाई साहब? ठीक है, ओके। चलिए, सेल थियरी, डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज डिफरेंट थियरीज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, द फर्स्ट थियरी वाज प्रपोज्ड बाय एमजे स्लाइडन एंड थियोडर शॉल। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रपोज किया? इट स्टेट्स दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपका पहला थियरी था, इट इज द फर्स्ट थियरी, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। सारे प्लांट्स और एनिमल्स भाई साहब सेल से बने हुए हैं। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सारे लाइफ का ये बेसिक यूनिट है। जहां पे सेल नहीं है वहां पे ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर सेल नहीं है तो ऑर्गेनिज्म ही नहीं बन सकता। ठीक है भाई साहब, इट स्टेट्स दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपका देखो, जैसे ये प्लांट टिश्यू है, ठीक है, जाइलम फिलोएम वेस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, डर्मल एपिडेमिस। एनिमल टिश्यू है भाई साहब, दीज आर ऑल एनिमल टिश्यूज। तो अगर आप देखोगे अलग अलग टिश्यूज है, जैसे हमारे ही बॉडी में कॉलमनर एपिथेलियम, ये भाई साहब कहाँ का सेल है? देखो, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू, एंड टिश्यू बेसिकली परफॉर्म्स अ सर्टेन फंक्शन। तो हमारा जो स्किन का लेयर है ये कॉलमनर एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ब्लड में हमारे अलग अलग सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये सब ब्लड में सेल्स होते हैं। स्टमक में देखिए अलग अलग सेल्स हैं। नर्वस टिश्यू होता है हमारे, नर्वस टिश्यू मतलब एक चीज याद रखना, नर्व सेल जो होता है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सब मरते हैं और उनके जगह पे नए सेल्स आते हैं। एवरी सेल हैज इट्स ओन स्पैन ऑफ लाइफ। ठीक है, कोई भी सेल आपके बचपन से लेकर आपके मतलब आपके पैदा होने से लेकर किसी इंसान के डेथ तक वो सेल नहीं रहेगा। इट इज गिवन टू चेंज सेवरल टाइम्स। वो मरेगा फिर दूसरा सेल मरेगा फिर दूसरा सेल, ऐसा जनरेट होता रहेगा। अरे रुक जाना भाई साहब, मैं बोल रहा हूं ना। सो एवरी सेल इज बेसिकली एवरी सेल एवरी सेल इज अकस्टम टू चेंज। जैसे अगर आप देखोगे हमारे आरबीसी का स्पैन है 180 डेज, तो 180 डेज में एक आरबीसी का सेल डीजनरेट हो जाता है, उसको रिप्लेस करता हुआ दूसरा आरबीसी का सेल तैयार होता है। ठीक है, और ये सारे सेल्स जो हैं वो हमारे बोन मैरो से तैयार होते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक्सेप्ट फॉर नर्व सेल। तो नर्व सेल जो है वो हमारे एकदम फर्स्ट से लेकर एंड तक, इट विल बी बेसिकली देयर फ्रॉम आवर बर्थ टू आवर डेथ, दिस नर्व सेल विल बी एज इंटैक्ट। सिर्फ इसका लेंथ बढ़ेगा लेकिन इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो हमारे ब्रेन से जितने भी कनेक्टेड है हमारे नर्व टिश्यूज, दे आर नॉट गोइंग टू डीजेनरेट। इनफैक्ट अगर नर्व सेल का डीजेनरेशन चालू हो जाए तो इंसान नॉर्मल नहीं रहेगा। एल्जाइमर्स डिजीज होता है, डिमेंशिया होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जब इंसान भूलने लगता है। ठीक है, उस दिन मैं देख रहा था कि एक लाइव आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक 7th ग्रेड का स्टूडेंट है फॉरेन कंट्री में, और उसके ब्रेन में ऑपरेशन हो रहा है। तो लोकल एनेस्थीसिया से उसको मतलब ब्रेन में ऑपरेशन कर रहे हैं और वो ऐसे बोल रहा है। तो ये जो बंदा है, ये जो स्टूडेंट है, इसको लोग, ये स्पेलिंग्स में बहुत अच्छा है, स्पेलिंग्स में बहुत अच्छा है, इसको कोई भी स्पेलिंग दो। तो इसने बहुत सारे इंटरनेशनल जो स्पेलिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उनको जीता था। ठीक है, सो ही इज बीइंग ऑपरेटेड, उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको ऑपरेट किया जा रहा है। अभी ब्रेन का जब ऑपरेशन होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। ठीक है, उसको भाई साहब आप छेड़खानी थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो इंसान परमानेंट रूप से पैरालाइज हो जाता है। तो इस बंदे को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आजकल जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं आप अपने ऑपरेशन को होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, यू हैव द ऑप्शन टू लुक एट योर ऑपरेशन लाइव। पहले क्या होता था, पूरे इंसान को बेहोश किया जाता था। तो पहले पूरे इंसान को बेहोश किया जाता था तब ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता था, क्योंकि काफी दर्द होता है ऑब्वियसली। ठीक है,
काटापुटी में काफी दर्द होगा, थोड़ा सा हमको खरोच आ जाता है तो कितना खून निकलता है। लेकिन आज की तारीख में आप अपने ऑपरेशन को देख सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। मतलब जहां पे ऑपरेशन हो रहा है उस जगह को सेंसलेस बना दिया जाएगा, सुन्न कर दिया जाएगा। वहां पे आपके जो नर्व एंडिंग्स हैं, दे वोंट कन्वे द मैसेज ऑफ पेन टू योर ब्रेन। हमको जब भी कहीं पे पेन होता है तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक कन्वे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझ लो, यहाँ पे अगर मेरा ऑपरेशन हो रहा है तो इस जगह को एक इंजेक्शन लगाकर इस जगह को सुन्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ के जो नर्व एंडिंग्स हैं, दे वोंट बी कन्वेइंग द मैसेज टू योर ब्रेन फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। अभी ऑपरेशन में अगर 2 घंटा लगता है तो 2 घंटा, 3 घंटा लगता है तो 3 घंटा, वैसे। ठीक है, तो इसी तरह से उसके इस ब्रेन के हिस्से को सुन कर दिया गया था। अभी ब्रेन को एक्चुअली खोला है उन लोगों ने, दे हैव एक्चुअली ओपनड इट अप, और वो दिख रहा है। और जब उन लोग ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसको क्या बोला है कि तुम ये स्पेलिंग्स, उसके सामने स्पेलिंग्स हैं, रीड आउट कर रहा है वो उन स्पेलिंग्स को। मतलब ये स्पेलिंग है तो वो वर्ड बोल रहा है, स्पेलिंग है, वर्ड बोल रहा है, ही इज वेरी गुड एट इट। तो एक टाइम पे ना वो थोड़ा धीरे हो गया, तो डॉक्टर्स को समझ में आ गया कि ये जो पार्ट पे अभी हम आए हैं, दिस इज बेसिकली को रिलेटेड टू हिज स्पीच पार्ट। हमारे ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कहीं पे स्पीच है, कहीं पे भाई साहब मेमोरी है, कहीं पे, तो ये वाला पार्ट स्पीच पार्ट है जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हो रहा है। तो दे वर वेरी कॉशियस देयर, क्योंकि ये उसका यूएसपी है। ठीक है, स्पेलिंग, और मतलब कोई भी बड़ा सा स्पेलिंग भी वो फटाक से बोल देगा। हम कभी भी नया कोई स्पेलिंग देखते हैं तो पहले वर्ड्स को रीड आउट करेंगे, फिर ब्रेन में वो कन्वर्ट होगा, फिर हम बोलेंगे, लेकिन ये फटाफट बोल रहा था। तो जैसे ही डॉक्टर्स ब्रेन के उस पार्ट पे आए या उन्होंने उस पार्ट को टच किया, तो दिखा रहे हैं कि वो वहां पे स्लो डाउन हो गया। ही वाज बेसिकली स्लोइंग डाउन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, हमारे बॉडी की जो नर्व सेल हैं वो हमेशा बचपन से लेकर डेथ तक इंसान की सेम रहेंगे। ठीक है, अगर नर्व सेल का डीजेनरेशन चालू हो गया तो बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं और इनका कोई इलाज नहीं है। डिमेंशिया, ज्यादा करके ओल्ड लोगों को आप देखोगे, बहुत ओल्ड गांव में कोई रहेगा तो वो आपको पहचान नहीं पाएगा। कभी कभी खुद के दादाजी भी आपको पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, कभी कभी बहुत ओल्ड कोई है जिनके साथ हम खेलते हुए बड़े हुए हैं, वो ही हमको नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, सो व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज अभी नर्व सेल जो है तो डीजेनरेट हो रहा है और ये रिप्लेस नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही हम कर सकते हैं कि वो अपने सेंसेस में रहें। कभी कभी वो, मतलब मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट आते थे, अभी भी आते हैं वो, तो अचानक से एक दिन वो आया नहीं, तो मैंने कॉल किया, क्या हुआ, तो बोल रहे कि हमारे दादाजी नहीं मिल रहे हैं। तो परेशान भाई, अभी तो बहुत बड़ा मामला है, घर से निकले हैं लेकिन कहाँ गए हैं, हम सब लोग अभी ढूंढ रहे हैं, हमारे भाई लोग ढूंढ रहे हैं, पापा ढूंढ रहे हैं, चाचा ढूंढ रहे हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव है सब उनको ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। तो खतरनाक मामला है ये तो भाई साहब, उनकी उम्र हो चुकी थी। तो बाद में करीबन रात के 1-1:30 बजे खारगर पुलिस स्टेशन से उनको फोन आया। ठीक है, और ये फोन नंबर भी पुलिस को नहीं मिला था, उनके पर्स में उनके बेटे का नंबर था, सारे नंबर्स वो मिला रहे थे, जितने भी पर्स में कार्ड्स थे उन सारे नंबर्स को मिला रहे थे। तो वो ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि ये मेरे बेटे का कार्ड है। इतना खतरनाक डिजेनरेशन हो गया है कि ये मेरे बेटे, 5-6 कार्ड मिले और 5-6 कार्ड में पुलिस ने अपना नंबर घुमाया, तो एक कार्ड फॉर्चुनेटली उनके बेटे का निकला, तो फॉर्चुनेटली उनको मिल गए। तो ये एक डीजेनरेटिव बीमारी है, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज गोइंग टू डीजेनरेट। आपके बाकी सारे सेल्स को अपन रीजेनरेट करा सकते हैं कुछ ना कुछ तरीके से, लेकिन ब्रेन सेल जो है वो नर्व सेल है, इकलौता हमारा सेल है ऐसा जो अगर डीजेनरेट होना चालू हुआ तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, तो हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन 1855 आर विक्रो मॉडिफाइड दिस सेल थियरी बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी आपके सेल्स हैं वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, एक्सेप्ट फॉर नर्व सेल हमारे बॉडी में। तो पहले वाले सेल से ही वो अराइज होते हैं। ठीक है, तो एक सेल मर गया, हमारे आरबीसी जो है सब एक साथ नहीं मरते हैं, तो एक आरबीसी जो है वो 180 दिन तक चलता है, उसके बाद वो मर जाएगा, दूसरा आरबीसी उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा भाई साहब ऑक्सीजन कैरियर है, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा रहा है रेगुलरली। अगर आरबीसी नहीं रहा तो सब मर जाएंगे हम। ठीक है, सो ये आरबीसी डीजेनरेट होता है, इट गेट्स रिप्लेस्ड। तो हमारे बॉडी में लगभग सारे सेल्स डीजेनरेट होता है, दे गेट कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड एक्सेप्ट फॉर नर्व सेल्स। तो ये जो थियरी है ये बाकी सारे सेल्स के लिए ट्रू है एक्सेप्ट फॉर नर्व सेल। नर्व सेल अराइज नहीं होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम
ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ। हाँ, उसका जो लेंथ है वो बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे आपके हाथ पैर का लेंथ बड़ा होता रहेगा उसका लेंथ भी बड़ा होता रहेगा, बट इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, नीदर इट इज गोइंग टू डिजेनरेट, एंड इफ इट डिजेनरेट्स इट्स नॉट गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका भाई साहब विद द, तो आपका सेल्स देखो कैसे हो रहा है, एक सेल से दो सेल ऐसे बनते जाते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तुम लोगों का कल सुबह रहेगा, इनका नहीं रहेगा, तुम लोग का रहेगा शायद 10:30 बजे, वही टाइम ही रहेगा, लेकिन तुम लोग का रहेगा, इनका नहीं रहेगा। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कब तक है तुम्हारा, 14 तारीख तक है ना? ओके, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, ठीक है, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, इसके पहले जो था वो सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसमें सारी चीजें ठीक से नहीं दिख रही थी, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का ही थोड़ा सा अच्छा वर्जन है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास तो लगभग आप सबने देखा ही रहेगा, तो उसका ही थोड़ा सा हेवियर वर्जन है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ 1940s में। इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ठीक है, तो सेल का कॉम्प्लेक्स, ये आपका वैसा देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये बहुत महंगा होता है, जनरली आपके जो पैथोलॉजिकल लैब्स हैं वहां पे होते हैं, जहां पे हाई एंड टेस्टिंग होती है, किसी चीज को कैंसर वगैरह को आइडेंटिफाई करना है, या कोई आपका बॉडी का सेल है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, तो ब्लड की सैंपलिंग, यूरिन की सैंपलिंग प्लस सेल्स की सैंपलिंग, ये ऐसा होता है, और ये पूरा भाई साहब आपको बड़े साइज में दिखता है, यू एक्चुअली आर एबल टू सी दिस, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको फीड किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ओके, किसी ने अपना ब्लड रिपोर्ट कभी देखा है, कभी कभी ना कभी तो आपने ब्लड टेस्ट कराया रहेगा, है कि नहीं? हाँ, किसी ने देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, अरे नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लाएंगे भाई साहब, फिर अरे यार अपना खून है, समझो तो क्या क्या है उसमें, है दूसरे का खून नहीं, अपना खून है भाई साहब, उसमें समझने की कोशिश तो करो थोड़ा सा, क्या है, अरे क्या चीज है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी बहुत पहले ही मर मर गई है, यू हैव किल्ड योर क्यूरियोसिटी, दैट इज वन प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर जनरेशन, आपकी क्यूरियोसिटी बची है रील्स में भाई साहब। कभी ऐसा ये नहीं हुआ, अरे यार देखे तो सही क्या रिपोर्ट है, क्या क्या सेल्स है मेरे बॉडी के अंदर, आप से खून लिया किसी ने, उस खून का उसने एग्जामिन किया 2-3 घंटे तक, उसके बाद रिपोर्ट फाइल हुआ है, सो व्हाई डोंट वी एक्चुअली बी क्यूरियस अबाउट बॉडी थिंग्स। जनरली आप देखोगे आपका जो ब्लड सेल है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, देखो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो समझ लो आपको कोल्ड हुआ है, फीवर हुआ है, थोड़ा सा बुखार आया है, सर्दी खांसी है, तो डॉक्टर इनिशियल सिम्टम्स को देखकर डायग्नोस करके आपको कुछ दवाइयाँ देता है, और डॉक्टर ये भी बोलता है कि इन दवाइयों को खाइए, अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो फिर आइए, या 2 दिन बाद दिखाइए, अगर आप ठीक नहीं हो रहे, या 3 दिन बाद दिखाइए। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो आप फिर दवाई क्यों दे रहे हैं अगर ठीक ही नहीं होना है तो? आप दवाई क्यों दे रहे हैं अगर आप बोल रहे हैं कि फिर से आइए? जनरली डॉक्टर्स आपको बोलेंगे ये, ठीक है, क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहला इलाज आपका होता है वो तुक्के पे होता है, आपके कुछ सिम्टम्स डॉक्टर को दिखते हैं, और जनरल सिम्टम्स पे वो आपको दवाई देता है, लेकिन हो सकता है अंदरूनी बीमारी इसके लिए ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टाइफॉइड हुआ है तो वही बुखार आएगा, वही थोड़ी बहुत सर्दी खांसी भी होगी, मलेरिया है तो वही सिम्टम्स होंगे, फिर अगर आपका कॉमन कोल्ड है तो वही सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर ने आपको पहले कॉमन कोल्ड की दवाइयां दे दी, अगर 2 दिन में आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो दूसरी बार जब आप जाएंगे तो डॉक्टर जनरली ब्लड टेस्ट करवाएगा, उसमें आपकी बीमारी पकड़ी जाती है। हर बार डॉक्टर जैसे ही आप जाओगे तो खून नहीं निकालेगा आपका, ठीक है, पहले आपके तुक्के पे इलाज होगा, 2-3 दिन में अगर आप ठीक नहीं हुए, जो भी उसका टाइम इंटरवल है, तो वो ब्लड टेस्ट के लिए रिकमेंड करता है। कभी कभी सिवियरिटी इतनी ज्यादा होती है कि पहले विजिट में ही डॉक्टर ब्लड टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, मलेरिया के सिम्टम्स किसी को दिख रहे हैं तो मलेरिया का इलाज चालू करने के पहले ब्लड रिपोर्ट आना चाहिए,
तो फटाफट भाई साहब आपका ब्लड रिपोर्ट चेक कराएंगे, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपके ब्लड रिपोर्ट में आप देखोगे, जैसे मलेरिया, आप देखोगे ना, जब आपका इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी होता है, आपके ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन यू हैव प्लेटलेट्स, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, देन यू हैव प्लाज्मा, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब अलग अलग ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। तो आपको बीमारी हुई है कि नहीं, ये पता चलता है आपके डब्ल्यूबीसी काउंट से। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हम में कोई इंफेक्शन होता है तो खून में डब्ल्यूबीसी बढ़ता है उस इंफेक्शन से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी की तादाद अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से बढ़ती है। एक नॉर्मल आपका डब्ल्यूबीसी होता है, और जब डब्ल्यूबीसी अब नॉर्मल हो गया है, सो डेफिनेटली यू हैव बीन इंपैक्टेड बाय सर्टेन डिजीज। आर्मी अगर बढ़ गई है, जैसे अभी हमारा वैसा पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुआ था या थोड़ा बहुत चला, तो आर्मी फ्रंटायर पे इंक्रीज हो गई होगी, है ना, वॉरफेयर का एनवायरमेंट है। सो द आर्मी ऑफ द ट्रूप्स मस्ट हैव इंक्रीज्ड अलोंग ऑल द बॉर्डर्स एंड ऑल वुड बी हैव बीन ऑन अलर्ट। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में भी जब कोई इंफेक्शन होता है, जब कोई फॉरेन एलिमेंट आता है इन टर्म्स ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस, वट एवर, इफ इट कम्स इनटू द ब्लड, तो हमारे भाई साहब अबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो अबनॉर्मल होता है। कहीं पे अगर भाई साहब 5,000 डब्ल्यूबीसी होना चाहिए, वहां पे 25,000 डब्ल्यूबीसी मिल रहा है आपको। तो देन यू कैन इमेजिन दैट देयर हैज बीन सम इन्फेक्शन, कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर हुआ है। और अलग अलग बीमारियों के लिए डब्ल्यूबीसी का काउंट अलग अलग तरीके से बढ़ता है। मलेरिया का काउंट एक अलग तरीके से बढ़ेगा, टाइफाइड का काउंट एक अलग तरीके से बढ़ेगा। तो ऐसे अलग अलग बीमारियों के लिए डब्ल्यूबीसी का काउंट अलग अलग तरीके से बढ़ता है। जब डॉक्टर वो रिपोर्ट देखता है तो वो डायग्नोस कर लेता है, अच्छा इस पेशेंट को मलेरिया हुआ है, दिस पर्सन नीड्स टू बी ट्रीटेड फॉर मलेरिया। तो मलेरिया के जो आपके दवाइयां उपलब्ध हैं उनको दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपके ब्लड का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि सेल्स कभी कभी सिर्फ इसलिए नहीं बनते हैं कि सेल्स मर रहे हैं, सेल्स कभी कभी आपके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी मर नहीं रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई इंफेक्शन है तो अपनी आर्मी तैयार हो रही है उस इंफेक्शन को घेर के मारने के लिए। तो कभी कभी सेल्स बढ़ते हैं इसलिए ताकि डिफेंस मैकेनिज्म को संभाल सके। इट्स नॉट ऑलवेज द केस दैट सेल्स हैव डाइड एंड दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट माइट हैपन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सेल्स का जो कार्यक्रम है ये बहुत डायनेमिक है। ऐसा नहीं है कि इतने नंबर ऑफ सेल्स मिले हैं आपको, बस इसी से अपना जीवन गुजारा कीजिए, ऐसा नहीं है। सेल्स ऊपर नीचे होते रहेंगे एक्सेप्ट फॉर नर्व सेल्स। तो सेल्स जो हमारे बॉडी में है वो बड़ा डायनेमिक नेचर है उनका, ठीक है। इतने ही नंबर हैं, इतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। दे आर गोइंग टू चेंज, दे आर गोइंग टू चेंज एट एवरी इंस्टेंट, मे बी एवरी आवर, ठीक है, ऐसा होता रहेगा भाई साहब, ठीक है। दिस इज गोइंग टू चेंज, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, ठीक है, ओके। So shapes of cells have different shapes depending on their functions. Like अगर आप देखोगे columnar, तो shapes like columns, ये आपका दिख रहा है, ये कॉलम है ना, ये जो आपका एक पिलर टाइप का है, ये कॉलम है, दिस इज कॉलम। ये भी आपका देखो एक कॉलम है, ठीक है, वो आपका देखो एक कॉलम है। सो दीज आर कॉलम्स। इस टाइप के कॉलमनर सेल्स होते हैं, कॉलमनर शेप होता है, दे आर शेप लाइक कॉलम्स। एपिथेलियल सेल, हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं वो इस तरह के दिखे तो कॉलम्स की तरह, ठीक है। सो दीज आर लाइक कॉलम्स, ये इनके न्यूक्लियस हैं। सो इनको हम बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। हमारे स्किन के जो सेल्स हैं, जहां पे भी हमारा स्किन डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, जैसे ये हमारा बाहर का स्किन प्लस हमारे मुंह के अंदर का जो स्किन है, यहाँ पे भी एपिथेलियल सेल्स रहेंगे। हमारे आईज, हमारे कान, ये हमारे फीट, हमारे हाथ, ये सब जो एक्सटर्नली एक्सपोज्ड हैं, जिनका कांस्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, वो सब आपके एपिथेलियल, जैसे आपके नाक के अंदर भी एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, दीज आर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। मोस्टली इन ह्यूमंस दे आर अ पार्ट ऑफ द स्किन सेल्स, ठीक है, ओके। सर्कुलर बाइकॉनकेव, जैसे हमारे आरबीसीज हैं, सर्कुलर गोल हैं लेकिन ऐसे मेंदू बड़ा टाइप के हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के होंगे, ये सर्कुलर बाइकॉनकेव, ठीक है। मतलब है तो ये सर्कुलर, लेकिन बीच में एक होल सा टाइप, एक डिप्रेशन सा है, ठीक है। मेंदू बड़ा में जैसे पूरा गोल होता है, ऐसा ऐसा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एक डिप्रेशन सा, गड्ढा सा है। तो ये हमारे क्या है भाई साहब, दीज आर बेसिकली आरबीसीज, ठीक है। ये क्या कैरी करते हैं, ये हमारे आरबीसीज जो हैं, दे आर द ओनली सेल इन आवर बॉडी, आरबीसीज ओनली सेल्स who do not have a nucleus, who do not have a nucleus। अब इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बहुत हंसी आ रही है। तो समझ लो आपका भाई साहब कोई आपका व्हीकल है, ठीक है, ये आपका भाई साहब एक 4 व्हीलर है, जिसमें आप पैसेंजर्स लेकर जाते हैं या घर वालों को लेकर जाते हैं, जो भी है पैसेंजर्स है।
अभी इस व्हीकल को आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये पीछे की सीट को निकाल देंगे। पीछे की सीट को निकाल देंगे तो इसकी कैपेसिटी माल लोडिंग के लिए हो जाएगी, अच्छी बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा ही होता है ना, जितने भी आपके वैगन वाले होते हैं, ठीक है, वो यही तो करते हैं, पीछे की सीट को ऊपर एक कैरियर लगा दिया भाई साहब, ठीक है। तो इससे आपने क्या कर दिया, एक पैसेंजर व्हीकल को आपने कन्वर्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, ठीक है। व्हीकल सेम ही है, लेकिन आपने किस चीज को निकाल दिया, सीट को निकाल दिया। सीट को निकालने से बनी क्या, जगह बनी, ठीक है। तो उस जगह पे आप क्या कर रहे हैं, माल को स्टोर कर रहे हैं, माल को ले जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे सेल्स में भी क्या है, देखो सेल का जो मैक्सिमम हिस्सा है, कोई भी सेल का मैक्सिमम हिस्सा क्या ऑक्यूपाई करता है, न्यूक्लियस, ठीक है। आरबीसी को क्या करना है, सारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ये ब्लड में होता है, तो लंग्स से होता हुआ जब ब्लड आता है कहां पे, हार्ट में, तो वो हमारा प्योर ब्लड होता है। यही प्योर ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है। प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। अगर मुझे ब्लड के सेल्स में ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ाना है, आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो नेचर ने बोला भाई साहब इस न्यूक्लियस की जरूरत क्या है, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। तो गेट रिड ऑफ दिस न्यूक्लियस सो दैट द मैक्सिमम स्पेस ऑफ आरबीसी कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्सीजन कैरिंग। समझ में आ रहा है, जैसे गाड़ी के सीट को हमने निकाल दिया ताकि मैक्सिमम स्पेस कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इसी तरह से हमारे ब्लड के आरबीसी से भी न्यूक्लियस निकल गया है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। तो इसीलिए आरबीसी हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस एक अच्छा खासा स्पेस कंज्यूम करता है, उसको निकाल दिया गया है। और उस निकाल दिया गया मतलब हमारा जब डिजाइन हुआ था बॉडी, ठीक है, जिसने भी डिजाइन किया हो, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये न्यूक्लियस निकल गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके ये कैरी हो। अभी आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, जिस डिजीज का नाम है एनीमिया। इसका मतलब समझते हैं, एनीमिया जो होता है उसमें लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। मतलब ये अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आपके पहले के बैच को पढ़ाया 1.5 घंटा 1.5 घंटा, अभी भी आप अगर मेरे को बोलेंगे 3-4 घंटा और खींच सकता हूं, ठीक है, अपने एज के हिसाब से। आपको अगर मैं बोलूं कि बस सुषमा पाटिल के 2 चक्कर मारो तो आप कर लोगे, है ना, या साइकिल चला के यहां से वहां जाओ तो आप कर लोगे। आप मेरे से काफी ज्यादा यंग हो तो आपकी एनर्जी काफी ज्यादा है। लेकिन जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े से काम करके ही थक जाएंगे। ये उनका बहाना नहीं है, ये उनका बॉडी कोप अप नहीं कर पा रहा है। बॉडी क्यों नहीं कोप अप कर पा रहा है, क्योंकि इस चीज को समझते हैं। तो इनके अंदर जो आपका, तो हमारा क्या था भाई साहब, आरबीसी में मैक्सिमम ऑक्सीजन हो, लेकिन इनके शेप कैसा हो जाता है, इनके अंदर जेनेटिक्स की वजह से ऐसा शेप हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं सिकल सेल। आपने देखो गांव खेड़े में वो धान काटने का जो वो होता है उसको सिकल बोलते हैं अपन, वो इस तरीके का होता है, चांद के टाइप का। तो जो मोटा सा आपका आरबीसी था वो इस टाइप का हो गया। अभी इस चीज को समझो क्या होगा। तो पहले तो इसमें ऑक्सीजन था भाई साहब, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आरबीसी ने अपने न्यूक्लियस को ही निकाल दिया है, और अभी इसका साइज कंडेंस होकर ऐसा हो गया, जिसको एनीमिया होता है। एनीमिया एक हेरिडिटरी डिजीज है, ये जेनेटिक्स से आता है, ये कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज नहीं है, तो इसका कोई क्योर नहीं है। जितने भी आपके हेरिडिटरी डिजीज होते हैं दे वोंट हैव अ क्योर, वो आपको ताउम्र दवाई खाते रहना पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते ना, वो मेकअप ही वैसा है। अगर बैक्टीरिया वायरस होता तो हम उसको मार के भगा सकते हैं, लेकिन जेनेटिक मेकअप ही वैसा है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। आपकी जो हड्डियों का शेप है वो आपके मम्मी पापा से आपको मिला हुआ है, उसको अपन चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। आपके स्किन का कलर, आपके ब्लड का ए बी ग्रुप होना, ये सब जेनेटिक्स हैं। इट कैन नॉट बी चेंज थ्रू योर एंटायर लाइफ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर मॉम एंड डैड एंड पेरेंट्स। आपका जेनेटिक्स है ये। तो इसी तरह से ये सिकल सेल होना भी जेनेटिक्स है, ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे कैसे हुआ है। तो अभी क्या होगा प्रॉब्लम, अभी भाई साहब ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी लेस हो जाएगी, तो हमारे सेल्स तक जो ऑक्सीजन पहुंचेगा वो लेस होगा। तो अगर समझ लो आप लेटे हैं तो भी आपका डाइजेशन तो चल ही रहा है, आप ब्रेन एक्टिविटी तो चल ही रही है, हार्ट आपका बीट हो ही रहा है, तो सम फंक्शंस इन योर बॉडी नेवर स्टॉप इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर एक्टिव और वेदर यू आर इनएक्टिव। दीज फंक्शंस कीप ऑन हैपनिंग, ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, आपका किडनी का फंक्शन, आपके हार्ट का फंक्शन, आपके ब्रेन का फंक्शन, आपके लंग्स का फंक्शन, दीज आर नेवर गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। तो उसके लिए तो एक एनर्जी लगेगी,
ठीक है भाई साहब, ये एनर्जी कैसा करके तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी के रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, लेट्स से यू आर रनिंग और साइकिलिंग, तब आपके बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन फूड को बर्न करता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो इसकी लेस है, तब भाई साहब प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हमारे इंडिया में भाई साहब ये होता नहीं है। एक्चुअली में आपके स्कूल में अरे अरे फुटबॉल का टीम बनाना है, चलो चलो भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमको खेलना, हाँ चलो, अरे क्रिकेट का टीम बन रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। आप पहले उस बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि वो एनीमिया के पेशेंट हैं, दे डू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया है, ऐसे बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से करीबन 10 साल पहले एक रिच मारवाड़ी फैमिली में हुआ ये, मेरे पहचान के कोई थे, रिच मारवाड़ी मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, 5-6 गाड़ियां हैं भाई साहब, स्टॉक एक्सचेंज में उनका भाई साहब बड़ा कंपनी है, अच्छा खासा टर्नओवर है हर साल का। ये बंदा था 21-22 साल का, ठीक है, 21-22 साल का था। अचानक से भाई साहब किसी ने बोला तू बड़ा मोटा हो जा रहा है, तो इसको बैडमिंटन खेलने की पड़ी। ये भाई साहब गए बैडमिंटन खेला, बहुत सुबह सुबह 1.5-2 घंटे तक बैडमिंटन खेला, वापस आया, अपने जूते का लेस खोल रहा था, वहीं पे फेंट होके गिर पड़ा, एक हार्ट अटैक आया और स्पॉट डेड, हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाए इसको। दैट पर्सन बेसिकली डाइड ऑन द स्पॉट। लेटर वी रियलाइज दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, because of which when all of a sudden the energy requirement for his body grew, it was not able to cope up। ठीक है, कायदे से आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स में किसी भी लेवल पे सिलेक्शन हो, स्कूल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे सिलेक्शन के पहले आपका थर्ड ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बोन का डेंसिटी कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंजरीज के कितने प्रोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब फॉरेन कंट्रीज में आपको जो एथलीट्स मिलते हैं वो हमसे इतने आगे क्यों हैं? व्हाई आर दे विनिंग सो मेनी मेडल्स? बिकॉज हमारा कोई टेस्टिंग स्कीम ही नहीं है। हम भाई साहब किसी अरे गहरे नत्थु को स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट होने से क्या है, उसका बॉडी कोप अप नहीं कर पा रहा है भाई। और हो सकता है जिसका बॉडी कोप अप कर पा रहा है उसको हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि स्पोर्ट्स में आ जा। ठीक है, किसी किसी का बॉडी बहुत फिट होगा स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन क्योंकि कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। हमारे हमारे हर साल में ना, स्कूल में ना, ये होना ही चाहिए। स्कूल में आपका हर साल आप एक नए क्लास में जाते हैं, हर साल आपका फीस बढ़ता है, हर साल आपको नए बुक्स मिलते हैं, नए टीचर्स मिलते हैं, नया करिकुलम मिलता है, नया टाइम टेबल मिलता है, तो आपका एक ब्लड टेस्ट तो होना ही चाहिए, जो स्कूल की तरफ से होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, जिससे आपके सेहत का विकास का एक 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 इंडिकेशन मिले, जो हमारा नहीं होता है। इसीलिए आप देखोगे बहुत बड़े पैमाने पे नीदर वी आर एबल टू फेच गोल्स इन ओलंपिक्स। वही एक क्रिकेट बल्ला बल्ला घुमाए जा रहे हैं भाई साहब, 8 देशों से हमारा पंगा है भाई साहब, 8 देशों में हम जीत रहे हैं। वहां पे जहां पे 100 देश मिलकर किसी चीज में हम आते हैं, वहां पे वी आर नॉट इवन एबल टू गेट मेडल्स ईयर आफ्टर ईयर, वी आर नॉट एबल टू स्कोर बेटर इन एनी ऑफ द गेम्स ईयर आफ्टर ईयर, वी आर फेलिंग बिग टाइम आउट देयर। जहां पे भी कंपटीशन 100 से ज्यादा हो जाता है, वी आर फेलिंग। ये एक बल्ला घुमाना हमने सीखा है, बस उसी को पकड़ के बैठे हैं। दूसरे स्पोर्ट्स में हम भाई साहब एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे चीजों को। ठीक है, एंड दिस इज वन थिंग, हमारा जो टेस्टिंग फेज है वो बहुत बेकार है, हमारा टेस्टिंग बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है। ठीक है, आप देखोगे जब आप किसी चीज को खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो कि भाई साहब मैंने ये कंप्यूटर खरीदा, भाई गारंटी कितने दिन की है ना? कोई व्हीकल खरीदी आपने, गारंटी कितने दिन की है? कोई आपने भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा, गारंटी कितने? एक पंखा भी खरीदते हो तो आप पूछते हो भाई साहब गारंटी कितनी? वो भी बोलेगा भाई साहब 6 महीने की गारंटी है, 1 साल। तो गारंटी मतलब क्या होता है? अगर उस दौरान कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो आप, ये तू हाथ पे लिख के क्या कर रहा है? तेरे को रफ पेपर चाहिए भाई साहब, तो रफ पेपर ले ले, हाथ वाला उधर चला जाएगा हाथ, हाँ? है ना, स्कैनिंग हो जाएगी फटाक से, नहीं और इधर से प्रिंट आउट भी निकल आएगा। ओके ओके, सो आपका भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि ये गारंटी हम लेते हैं ना, तो ये गारंटी कैसे देते हैं हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग करके ये गारंटी दे पाएंगे। हर प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही गारंटी दे सकते हैं। वरना बनाया हमने फटीचर सा प्रोडक्ट और गारंटी दे रहे हैं हम 5 साल का, वो 2 साल 6 महीने भी नहीं चलेगा, उस गारंटी का कोई मतलब नहीं हुआ ना। सो वंस वी हैव क्वालिटी टेस्टेड अ प्रोडक्ट, भाई ये है ही, चलना ही चाहिए, अंटिल आप इसके ऊपर बैठकर नाचें तब तक तो चलना ही चाहिए प्रोडक्ट। तो इसलिए तो कंपनीज गारंटी दे रही हैं, लेकिन आप इस चीज को ह्यूमन लाइफ में नहीं उतार पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू डू दिस इन ह्यूमन लाइफ। हमने किसी को सिलेक्ट कर लिया, अरे भाई साहब वो कोप अप कर पाएगा कि नहीं, उसका बॉडी
कोप अप कर पाएगा कि नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका ब्लड टेस्टिंग हुआ है क्या, उसका एनर्जी लेवल्स को हमने डिफाइन किया है क्या, उसका लिक्विड प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें होती हैं जो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे होता नहीं है। खैर, तो ये हो गया आपका सर्कुलर बाई कनकेव, दैट इज आरबीसी, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, ऐसे आरबीसी मेनू बड़ा की तरह दिखते हैं, ठीक है, ओके। स्पिंडल शेप सेल्स, स्पिंडल शेप सेल्स ऐसे भी हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो लटाई होती है ना, जिसमें हम भाई साहब धागा को लपेटते हैं, तो दीज आर स्पिंडल शेप, ठीक है, ओके। स्मूथ मसल सेल्स, तो हमारे जो आपके मसल सेल्स हैं, स्मूथ मसल, ये ऐसे स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है। तो कॉलमनर हो गया, सर्कुलर बाइकॉन्केव हो गया, स्पिंडल शेप सेल्स हो गए, हमारे मसल सेल्स हैं ये, ठीक है, ओके। व्हाट एल्स डू वी हैव? ओवल शेल्स, ओवल शेल्स, ओवियम और एक्स सेल जो फीमेल्स में होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द एक्स सेल जिससे हम और आप पैदा हुए हैं, ठीक है। वंस द स्पर्म फ्यूजेस विद इट, इट फॉर्म्स द जाइगोट एंड द चाइल्ड इज बोर्न। सो दिस इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड इन फीमेल्स। इररेगुलर एग्जांपल अमोइबा भाई साहब, ये अमोइबा का कोई फिक्स शेप नहीं है, टेव 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 ऐसा होता रहेगा। इसको जैसे जैसे अपना खाना मिलेगा और जैसे जैसे वो एक्सक्रीट करता रहेगा और जैसे जैसे उसको सही एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे वैसे उसका मूवमेंट होता रहेगा। जैसे आपके हाथ पांव एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, आपकी गर्दन पीछे देख सकते हैं, हो सकती है क्या? नहीं ना, ठीक है, हो सकती है क्या? नहीं, इट्स लिमिटेड ना भाई साहब, ये बस इतना ही हो सकता है, ऐसा पीछे हो सकता है क्या? फिर तो कुछ और ही हो जाएगा, है ना। तो लेकिन अमोइबा का भाई साहब हर एक जो आपका पार्ट है वो अलग अलग स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। हमारे हाथों का भी लिमिटेड मूवमेंट है, हमारे पैरों का भी लिमिटेड मूवमेंट है, हमारी रीढ़ की हड्डी का, हमारे जितने भी मूवमेंट्स है वो लिमिटेड है, ठीक है। क्या हम ऐसा बेंड होकर ऐसा हो सकते हैं? मतलब ऐसे करके अगर आप बेंड करेंगे, अगर बहुत ज्यादा एथलेटिक आप है और प्रैक्टिस रहेगा तो हो सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं हो सकते, है ना। और एज के साथ तो और भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है मूवमेंट। लेकिन अमोइबा में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इधर से लंबा हो सकता है, इधर से छोटा हो सकता है, इधर से लंबा हो सकता है, इधर से फैल सकता है, इट डिपेंड्स। तो इरेगुलर होता है, अमोइबा को कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। हमारे बॉडी के सेल्स का सबका एक फिक्स शेप है, लेकिन अमोइबा एक ऐसा क्रीचर है जिसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं है, इट कैन ऑल्टर एज पर इट्स कन्वीनियंस, ठीक है, ओके। तो इसी को ये अमोइबा वैसा वैसा होता रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं, अमोइबा के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एनीवन? तो इसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडिक मूवमेंट। स्यूडोपोडिक मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्यूडोनोम हम बोलते हैं ना। आपको भाई साहब घर में क्या बुलाते हैं? चुन्नू मुन्नू क्या बनाते हैं? कुछ भी, ओके। तो जो भी आपका नाम होता है घर में, जिस नाम से आप बुलाए जाते हैं, वो आपका सूडो नेम है ना, ठीक है। इट इज नॉट अ नेम विच विल यू विल पुट इन योर फाइल्स और स्कूल रजिस्टर, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये स्यूडो हो गया। और पोडिया होता है, मतलब पोडिया मतलब फीट, तो फॉल्स फीट मतलब इसका फीट अभी ये है तो ये अभी वो होगा। हम बोल सकते हैं यही हमारा फीट है, बॉडी का और कोई पार्ट फीट नहीं बन सकता। इतना ही लेंथ है, इतना ही ब्रेथ है, इतना ही साइज है हमारे फीट का, फिक्स्ड है भाई साहब, ठीक है। लेकिन इनका फीट कुछ भी हो सकता है, ये भी, ये कोना भी इनका फीट हो सकता है, ये कोना भी फीट हो सकता है। सो द एंटायर body surface of an amoeba can turn out to be a feet and hence it is known as false feet, pseudopodia। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं pseudopodic मूवमेंट, ठीक है। वो कहीं से भी मूवमेंट कर सकता है, ओके। इरेगुलर शेप है। देन वी हैव सर्कुलर एग्जांपल फैट सेल्स। हमारे बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं वो सर्कुलर इन शेप होते हैं। अभी तो आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वंस यू क्रॉस योर 30s, दैट्स व्हेन यू नीड टू चेक दिस, ठीक है। क्योंकि इससे आपके बहुत सारे बीमारियां होती हैं, ओबेसिटी, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आपका पड़ता रहेगा। अभी तो खैर आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, आप स्पोर्ट्स में हैं, खेल वेल करते हैं, जो भी है, तो फैट सेल्स आपके कम है। लेकिन आज की तारीख में आपकी उम्र में भी मुझे बहुत लोग ऐसे दिख रहे हैं जो ओबीस होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। बिकॉज वही है भाई साहब, बैठकर टुन 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 स्क्रॉल करते रहो। जो एक खुले मैदान में जाकर खेलना, दौड़ धूप करना, ये सब धीरे धीरे कंडेंस होता जा रहा है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज वेयर वी हैव बेसिकली अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्ले ग्राउंड्स। और प्ले ग्राउंड्स है तो वहां पे दादागिरी है ना। ये पिच हमने बनाया है, हम खेलेंगे, ठीक है। तो ऐसा है। तो अब बिल्डिंग में भी भाई साहब किसी के कार में बॉल लग गया तो फिर अलग बवाल, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स, ऑब्वियसली सारा दोष आपका ही नहीं है। आप जहां पे पल्ले बढ़ रहे हैं वहां पे स्पेस की इतनी कमी है कि आप करें तो करें क्या। पार्क्स में एकदम छोटे टुन्नू बच्चे लोग खेलते हैं भाई साहब, वो ऊपर चढ़ो, स्लिप करो, वो आप कब तक करेंगे, कितनी ही उम्र तक करेंगे। तो दिस इज योर age to play football or maybe a cricket, maybe a kho or maybe any sport which requires intense amount of energy and concentration and focus as well.
एंड अपॉइंटली यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ एनफ स्पेस। शायद अगर आप वहां पे एक कामोटे में अगर एक ही ग्राउंड हमने तो देखा है वो उस तरफ ना आपके, हाँ हाँ, जो भी बहुत सारे स्टैंड है वहां पे, लेकिन वहां पे भी मैं कभी भी जाता हूँ तो वहां पे भी दिखता है मेरे को 4-5 टीम लेकर क्रिकेट खेली, किसका बॉल किधर से आ रहा है पता नहीं, कैसे लोग जज करते हैं। ठीक है, अभी 5-6 लोग अगर एक ही जगह पे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो किसने बैट्समैन ने शॉट, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप लोग शायद ना हो, कि बॉल आ कहां से रहा है भाई साहब, किस बॉल को पकड़ना है किसको छोड़ना है। सो दीज आर चैलेंजेस दैट आर देयर। ठीक है, सो अभी पूरा दोष हम नहीं दे सकते, बट दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी मच। फैट सेल्स की जरूरत है हमारे बॉडी को, ऐसा नहीं है कि फैट हमारे लिए कर्स है, फैट सेल्स की बॉडी को जरूरत है। अभी देखो जैसे मैंने सुबह चाय पिया है और अभी रात दोपहर को 1-1:30 बजे खाना खाऊंगा, ठीक है, तो इतनी देर तक मेरी एनर्जी कौन दे रहा है भाई साहब, ये फैट सेल्स ही हैं। ठीक है, ये फैट सेल्स ही हैं जो मुझे एनर्जी दे रहे हैं। जैसे समझ लो आपने बहुत, आपको तो ठंडी का उतना एहसास नहीं होगा, बट जब आप ठंडी में कंबल ओढ़ते हैं आप पसीना पसीना हो जाते हैं, है ना, या आपको गर्मी लगती है, ये गर्मी दे कौन रहा है आपको, कंबल नहीं दे रहा है। ब्लैंकेट इज नॉट समथिंग विच इज प्रोवाइडिंग यू विद एनर्जी, इट्स योर ओन बॉडी हीट विच इज प्रोवाइडिंग यू विद एनर्जी। सो दिस हीट इज रिटर्निंग बैक टू यू, ठीक है, एंड दिस इज कीपिंग यू वार्म। ये एनर्जी कौन बर्न कर रहा है, आपका फैट सेल्स। ठीक है, जब आप जिम में जाते हैं या किसी एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो बेसिकली आपका क्या बर्न होता है, फैट सेल्स बर्न हो रहे हैं। जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, व्हाई डू पीपल, अभी देखो हमारे यहाँ पे इंडिया में कैसा है, जब खाना खाना रहेगा तो हम 1% का भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठूसो जो भी आ रहा है। ठीक है, और फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर हमको बोल देता है कि वैसे मॉर्निंग वॉक चालू कीजिए। आप देखोगे जितने भी सुबह दौड़ने धूपने वाले इंसान हैं जो दौड़ते हैं या वॉक कर रहे हैं, वो आउट ऑफ शेप हो गए हैं, आज मजबूरी में वो कर रहे हैं। यही चीज उन्होंने थोड़ा सा खाने पीने में कंट्रोल किया होता तो कम से कम सुबह 5 बजे उठकर अभी ये जाना नहीं पड़ता। अच्छी आदत है, ठीक है, लेकिन वो टाइम किसी और चीज में लगा सकते थे, लेकिन आज मजबूरन जाना पड़ रहा है। ठीक है, सो बिकॉज वी जनरली डू नॉट बर्न आवर फैट सेल्स, और एक एज के बाद आपके फैट सेल्स डिपॉजिट होने लगती है। ठीक है, योर फैट सेल्स कीप ऑन डिपॉजिटिंग एंड दैट्स व्हेन द ट्रबल स्टार्ट्स। ठीक है, ये ट्रबल कैसे होगा, क्योंकि आपके जो आर्टरीज हैं उसमें से फ्लो हो रहा है ब्लड। ठीक है, नाली में जब कचरा जम जाता है तो आप क्या करते हो, प्रेशर डालते हो, है ना, तो अभी ये जो फैट सेल्स हैं ये आपके आर्टरीज में डिपॉजिट होना चालू कर देंगे। ठीक है, एक टाइम आएगा जब ऑलमोस्ट 95 to 100% ब्लॉकेज हो जाएगा। जैसे ये ब्लॉकेज होगा अभी खून आगे नहीं जा पाएगा, और हार्ट को जब खून नहीं मिलेगा तो हार्ट बंद हो जाएगा, इसी को अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द सीवियर, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में डायबिटीज रिलेटेड डिजीजेस सबसे ज्यादा है। डायबिटिक कैपिटल इसलिए है क्योंकि हमारे खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं है, हम सोचते भी नहीं है, तली हुई चीजों को खाते हैं। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल अभी तो और बिगड़ता जा रहा है जब से इंटरनेट आया है। हम ज्यादा ऐसे स्पोर्ट्स नहीं करते हैं जिसमें काफी ज्यादा आपका रेगुलर स्पोर्ट्स में कोई है नहीं, तो दैट इज व्हाट हैपेंस, ये कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है और ये हार्ट अटैक का वन ऑफ द मेन रीजन है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर अ हार्ट अटैक। हम बहुत स्वाद प्रिय लोग हैं। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसमें पहले अपन प्रायोरिटी प्लेस करते हैं स्वाद का, ना कि न्यूट्रिशन का। आप फॉरेन कंट्रीज में पहले न्यूट्रिशन को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद अगर हो सका तो स्वाद। ठीक है, आपको अगर फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, पहले लोगों का कंप्लेन रहता है बड़ा टेस्टलेस फूड है यार। टेस्टलेस नहीं, वो वैसे ही बड़े हुए हैं, उनको टेस्ट से कम लेना देना है, उनको न्यूट्रिशन से ज्यादा लेना देना है, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ओके, तो ये आपके फैट सेल्स हैं विच आर आपके ब्रांच सेल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नर्व सेल, ये इकलौता सेल है जो आपके बॉडी में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका नर्व सेल है, दिस इज बेसिकली द नर्व सेल। ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सॉन होता है, अलग अलग आपके, तो ये आपके नर्व एंडिंग्स होते हैं। ये नर्व एंडिंग से, जैसे मैंने अगर समझ लो मैं आपसे बात कर रहा हूं और यहाँ पे कोई गर्म चीज रखी हुई है और मैंने इसको छू लिया, तो इसको बिना देखे ही मेरा हाथ फट जाएगा। ये कैसे हुआ, ठीक है, द मोमेंट the message is received by the nerve endings in my skin that it has touched something which can actually destroy it, क्योंकि वो स्किन अगर ज्यादा देर तक इस पे रहा तो पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, यूजलेस या अनफंक्शनल हो जाएगा, और पेन तो अलग से। द मोमेंट इट रियलाइजेस द मैसेज इज सेंट टू माई ब्रेन, और ब्रेन का फटाक से मैसेज आता है मेरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, बिना देखे ही मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने देखा भी नहीं कि भाई साहब चीज गर्म है कि नहीं, जैसे मैंने रखा वो फटाक से अपने आप इमीडिएट एक्शन होगा। ठीक है, ब्रेन से मैसेज जाएगा कि इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मैं हैंड
ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा। अगर आप नंगे पांव चल रहे होंगे, ठीक है, और कोई आपके पांव के नीचे कांटा आ जाता है तो आप देखते हो कि अच्छा कांटा लगा है, चलो इसको हटा, नहीं, आपका फटाक से इमीडिएट रिएक्शन होता है ना, यू पुल योर लेग बैक, ठीक है, व्हाई? बिकॉज द मोमेंट यू स्टेप ऑन समथिंग विच इज प्रिकी, इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर स्किन, इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ इंजरिंग योर स्किन, so obviously the message goes to your brain to contract your thigh muscles, they will contract and pull the leg back. So ये nerve cells जो होते हैं बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा सारा जो है इन nerve cells पे होता है। ये nerve cells ऐसे cells हैं which are branched but definitely they are there from start till end, they are not going to wither away and they are not going to get replaced। nerve cells का replacement impossible है, ठीक है, there is no replacement for nerve cells, ठीक है। तो देन वी हैव स्पाइरल, तो आपके स्प्रिंग शेप सेल्स हैं, देखो स्पाइलियम बैक्टीरिया इस तरीके का स्पाइरल शेप है, ठीक है, ऐसा स्प्रिंग शेप है, स्पाइरल जैसे स्प्रिंग आपका होता है, तो इस तरीके का एक बैक्टीरिया भी होता है जो स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली स्पाइरल शेप। रेक्टेंगुलर सेल्स ऑफ स्पाइरोगायरा, देखो ये स्पाइरोगायरा है, तो ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स है, अगर आपने इसको यहां से काट दिया तो वो फिर से नया हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली रेक्टेंगुलर इन शेप, दिस इज स्पाइरोगायरा विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप। तो अलग अलग शेप्स हमको देखने को मिल रहे हैं। रॉड शेप सेल्स, बैसिलस बैक्टीरिया, ये आपका बैसिलस बैक्टीरिया है विच इज रॉड शेप, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में भी अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप्स हैं, प्लस दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, तो जो भी हमारा सेल का शेप और साइज होगा दैट इज को रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दैट दे परफॉर्म। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब आपका जो रेड ब्लड सेल है वो ऐसे मैक्सिमम एरिया दे रहा है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करना है, ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल आपका ऐसा हो गया तो ऑक्सीजन कहां से कैरी करेगा, स्पेस ही कम हो गया उसका, तो ठीक है। तो हमारे जितने भी शेप एंड साइजेस होते हैं सेल्स के, दे आर को रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दैट दे हैव बीन एंटाइटल्ड टू परफॉर्म, ठीक है, जो भी इनका स्पेसिफिक फंक्शन है उसके ऊपर शेप का सेल और साइज होता है, ठीक है। ओके, सेल स्ट्रक्चर, अ सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है ये भाई साहब, ठीक है। तो सेल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, तो सेल वॉल कहां पे मिलता है, सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये बनता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज बहुत डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, आपने देखा रहेगा गाय भैंस चबाते रहते हैं, खाते कम है चबाते ज्यादा है, और उनके मुंह से जो सफेद झाग निकलता है दैट इज बेसिकली सेल्यूलोज। तो वो खाते हैं, वो जाता है उनके पेट में, फिर वो बाहर आता है, फिर उसको चबाते हैं, फिर जाता है पेट में, फिर बाहर आता है। खाएंगे कम चबाएंगे ज्यादा, पूरा दिन भाई साहब उनका मुंह चलता ही रहेगा। वाई? बिकॉज दिस सेल्यूलोज इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। एक टाइम था जब हम रॉ फूड खाते थे तो हमारे अंदर भी ऐसा सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए एक ऑर्गन होता था जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, इसको अपन बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये हमारे बॉडी के अंदर होता था जब हम एक टाइम पे वी वर बेसिकली वॉन्डरिंग अराउंड फॉरेस्ट एंड वी वर कंज्यूमिंग रॉ फूड, क्योंकि जब आप फूड को कुक कर लेते हैं तो ये सेल्यूलोज जो है वो चला जाता है, वो अलग से आपको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन जब तक आप रॉ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, कच्चा वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, सेल्यूलोज डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, और आपके बॉडी के अंदर एक अपेंडिक्स बोल के एक चीज होती है जो इसको डाइजेस्ट करता है। ये अपेंडिक्स हमारे टेल बोन के लास्ट में होता है, ये टेल बोन के लास्ट में होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो सेल वॉल विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, तो ये आपका सेल वॉल जो होता है इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स अपने आप को ये एक डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट चीज है। अभी हमारे अंदर ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये छोटा सा हो गया है क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। बट इट्स प्रेजेंस कंफर्म्स द फैक्ट दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर कंज्यूमिंग रॉ फूड, ठीक है। एक टाइम था जब इसका यूज था, तब इसका साइज शायद बड़ा होगा, लेकिन अभी इसका साइज छोटा हो गया है, ठीक है। ओके, सो सेल वॉल विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, एक हो गया भाई साहब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हो गया आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब बाहर का मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर का मेम्ब्रेन है। फिर हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और ये हो गया आपका सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, तो इसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। इट इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जैसे आपका देखो एक्सटर्नल, इस रूम का जैसे एक बाउंड्री है, वैसे ही सेल का भी एक बाउंड्री होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक थिन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये इसको सेपरेट करता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, वो स्ट्रेच भी हो सकता है और कंडेंस भी हो सकता है, एंड इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका फ्लेक्सिबल है एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. ठीक है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है भाई साहब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इट इज द एंट्री पॉइंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जिन मटेरियल्स का बाहर जाना नहीं बनता है उनको बाहर नहीं जाने देगा, और जिन मटेरियल्स को अंदर जाना जरूरी है जैसे वाटर वगैरह को, उसको ये अलाउ करेगा। मतलब एक बिल्डिंग का जो वॉचमैन का रोल होता है वही सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ रोल टू बेसिकली अलाउ द इन एंड आउट ऑफ मटेरियल्स। इसको लिख लीजिए, पहला फंक्शन है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फटाफट। ठीक है, डन हो गया भाई साहब। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट आल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ठीक है। देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, एसपीएम, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज अलाउइंग, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, हेंस इट इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब आपको भाई साहब वॉचमैन कोई एरे गैरे नत्थु गैरे को एंटर नहीं करने देगा, है ना। या समझ लो बिल्डिंग का कोई छोटा बच्चा है वो भाई साहब रोड पे चला जा रहा है तो वॉचमैन उसको रोकता है जनरली। सो इट विल नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ essential commodities outside the cell, neither it will allow the movement of non-essential commodities to move inside the cell. It will allow the movement in and out of only the required commodities. जो चीजें सेल को जरूरत है वो अंदर जाएंगी और जो चीजें सेल के लिए जरूरी है उनको बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक वॉचमैन जो परफॉर्म करता है फंक्शन वही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करेगा, ठीक है। The plasma membrane also helps in the transport of water in and out of the cell. Let us see how the exchange of water takes place. तो जैसे हम लोग भाई साहब आपने एक बीकर में पानी लिया हुआ है, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ना व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सोल्यूशन? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन आपका बराबर है, मींस मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर समझ लो कोई सेल हमने लिया है और वो आइसोटोनिक है, ठीक है, ये सेल है, तो मतलब वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन बाहर है वही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर भी है। दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक। इसको लिख लीजिए भाई साहब, आइसोटोनिक। Isotonic means medium surrounding the cell
हैज द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ द सेल। इसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू कम आउट और नथिंग इज गोइंग टू कम इन। ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओके। तो जैसे आपने भाई साहब कोई सेल डाला यहाँ पे, ठीक है, इन दिस केस देर इज नीदर एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल नॉर एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। ना ही सेल से कोई पानी बाहर निकलेगा और ना ही सेल में कोई पानी अंदर आएगा। ध्यान दो, ये वाला जो है दिस इज बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर आपने वाटर में कोई ऐसा सेल डाल दिया है जो आइसोटोनिक है along with water, so neither there will be water which comes in nor there will be water which leaves the cell, ठीक है, no movement of water in and out of the cell, this is known as isotonic solution, ठीक है। आगे बढ़ा जाए भाई साहब, ओके। तो ना ही भाई साहब सेल में वाटर आएगा, so there is no exchange of water, absolutely no exchange of water, okay, so cell remains placid, जैसा है वैसा ही, ठीक है, ना ही वो हार्ड बनेगा और ना ही वो स्मूथ, ठीक है, ओके। अब हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन डाल दिया, मींस द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा, तो ये भाई साहब वाटर मूव करेगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सो इट विल मूव इनसाइड, दैट इज आउटसाइड। जैसे अगर आपने किशमिश डाल दिया, क्या किशमिश मतलब समझते हैं ना, मनुका, मनुका क्या बोलते हैं उसको, मनुका, ठीक है, या बादाम अगर भिगो के रख दिया तो वो भाई साहब फूल के ढोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो पूरी रात भर उसमें धीरे 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 ये वाटर जाता रहेगा, ठीक है। चने भिगो के रख दिया आपने तो वो भी फूल जाएगा भाई साहब, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, वाटर जा रहा है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का लिख लीजिए भाई साहब, इन दिस केस वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। फटाफट फटाफट, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर सराउंडिंग मीडियम में ज्यादा है, इसीलिए द वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, द वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, सो वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल, द सेल स्वेल्स अप, सो द सेल बिकम्स टर्जिक और स्वेलन, ठीक है, ओके। अभी हाइपरटोनिक सोल्यूशन मींस मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन, तो इसमें लोअर वाटर कंसंट्रेशन है देन दैट ऑफ द सेल, ठीक है, दैट इज आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, इन दिस केस वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर में कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कम है, इसलिए यहां से वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मींस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द, लिख लीजिए भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज लेस, ठीक है। सो हमेशा आपका क्या हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। So in this case water moves outside the cell, so water comes outside the cell। अगर आप देखोगे यहाँ पे वाटर क्या करेगा भाई साहब, आउटसाइड द सेल आएगा, श्रिंक्स, इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, दिस, सो द सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है, ये आपका सेल क्या हो जाएगा भाई साहब, श्रिंक कर जाएगा, ये ठुस हो जाएगा, ठीक है, इट इज बिकमिंग प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, वाटर अंदर जा रहा है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या आ रहा है, सेल का पानी बाहर जा रहा है। सो हियर द सेल स्वेल्स अप and here the cell shrinks, because it is losing its water content the cell will shrink, and because it is gaining water content the cell will swell up, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज एसपीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी को भाई साहब अपन ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ 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 जाने, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, इसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर मोलिक्यूल्स आर फ्लोइंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration, this process is known as osmosis, ठीक है।
इट इज अ प्योर मैकेनिकल प्रोसेस, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो ये आपका एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब यहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। मशीन की तरह ये प्रोसेस चल रहा है।